Miscellaneous exercise chapter 1 NCERT class 12. Show that the function f R2 x belongs to R such that -1 less than x less than 1 defined by fx is equal to x divided by 1 plus modulus x. इसे चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है. ओके, तो शुरू करते हैं. यहां से हमें पता चल रहा है कि फंक्शन का डोमेन कितना है, R है. दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन. कोडोमेन कितना है, -1 to 1. -1 and 1 आर नॉट इंक्लूडेड एज हम ओपन इंटरवल लिए यहाँ पे, है ना. अब देखो 1 1 चेक करना है, हमें 1 1 चेक करना है. तो 1 1 चेक करने से पहले हम इस फंक्शन के डेफिनेशन को देखते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस एक्स कैसे ओपन होगा, एज इट इज, यानी x अपॉन 1 प्लस एक्स. और अगर x इज इक्वल टू 0 रखो तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0. और अगर x को निगेटिव रखो तो मॉडुलस x कितना बन जाता है, -x, है ना. क्योंकि निगेटिव नंबर का मॉडुलस कितना होगा, -x, ताकि निगेटिव और माइनस मिलके अगेन ये पॉजिटिव हो जाए. ठीक. अब 1 1 चेक करने के लिए हम लोग एज्यूम शुरू कहां से करते हैं, पिछले पार्ट में हम ये समझा चुके हैं. लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन. ठीक. अब यहां पे जो डोमेन है हमारा, पॉजिटिव भी है, 0 भी है और निगेटिव भी है. ठीक है. तो केस फर्स्ट हम लेते हैं. लेट x1 x2 बोथ पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव है तो fx1 कितना हो जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1, क्योंकि पॉजिटिव के लिए डेफिनेशन ये है. और x2 भी पॉजिटिव है तो ये सेम डेफिनेशन को फॉलो करेगा, 1 प्लस x2. तो x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2 कैंसिल होगा तो x1 इज इक्वल टू x2. एकमात्र सॉल्यूशन आया. तो ये इस बात को साबित करता है, प्रूफ करता है कि ये 1 1 है. केस 2 के x1 x2 बोथ निगेटिव. अगर दोनों को ही हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है, तो fx1 क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन फॉलो होगा. अगर x1 x2 निगेटिव है तो निगेटिव के लिए ये डेफिनेशन है. तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1, और x2 कितना होगा, fx2 x2 अपॉन 1 माइनस x2. देखो fx1 इज इक्वल टू fx2 है, fx1 की जगह ये पुट कर दिया और fx2 की जगह ये पुट कर दिया. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x1 इंटू 1 x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2. ये कैंसिल करो, अगेन x इज इक्वल टू x1 x2. तो यहां से भी हमें ये पता चलता है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है. केस थर्ड देखते हैं. केस थर्ड, अगर हम x1 को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं और x2 को निगेटिव एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो अब fx1 के लिए हमें ये डेफिनेशन फॉलो होगा और fx2 के लिए ये डेफिनेशन फॉलो होगा. तो fx1 कितना होगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1, और ये क्या होगा, x2 अपॉन 1 माइनस x2. ठीक. तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई करो, x1 माइनस x1 x2, और ये हो जाएगा x2 प्लस x1 x2. तो x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 2x1 x2. ओके. तो x1 इज इक्वल टू x2 1 प्लस 2x1, तो x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x2. अब गौर से देखो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है बिकॉज x1 ग्रेटर देन 0, और ये क्वांटिटी निगेटिव है बिकॉज
x2 इज नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर इक्वल नहीं हो सकता, हेंस दिस इज नॉट ए पॉसिबल सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो अगर ये पॉसिबल सॉल्यूशन होता तो हम कहते कि फंक्शन जो है दो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए सेम है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। यानी फंक्शन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू के लिए सेम नहीं हो रही है। फंक्शन जब भी सेम हो रहा है तभी सेम हो रहा है जब दोनों वैल्यू सेम है। फंक्शन का इनपुट सेम है तभी फंक्शन का आउटपुट सेम है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 1। और अगर फंक्शन का इनपुट डिफरेंट हो बट फंक्शन का आउटपुट सेम हो जाए तो ऐसा फंक्शन 1 1 नहीं होता, मेनी 1 होता है। तो सारे केसेस से पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। और x = 0 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये दोनों तो इक्वल होगा ही नहीं, जीरो केस लेकर के तो बना ही नहीं सकते। हम कह सकते हैं फ्रॉम ऑल द केसेस, बोर्ड में ऐसे लिखना है, फ्रॉम ऑल द केसेस इट इज क्लियर दैट फंक्शन इज 1 1। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा 1 1 है। अब हम ऑन टू प्रूफ कैसे करेंगे फंक्शन को, तो वो देखते हैं। ऑन टू, किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, कोडोमेन और रेंज को इक्वल करना होता है। फॉर दिस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, हमारे पास कोडोमेन कितना है, -1 to 1। अब हमें निकालना है रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम फिर फंक्शन के डेफिनेशन में जाते हैं। फंक्शन का डेफिनेशन क्या हमारे पास, x/1 प्लस मॉडुलस x, जो कि हमें दिख रहा है कितना हो रहा है, x/1 प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, और x/1 माइनस x व्हेन x लेस देन 0। ठीक है, हम 1 बाय 1 केसेस लेते हैं फॉर x ग्रेटर देन 0। ओके, अब fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x/1 प्लस x। लेट fx को y कह देते हैं, fx को y कह देते हैं हम लोग। लेट fx इज इक्वल टू y। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें अगर हम, तो y इंटू 1 y प्लस y इंटू एक्स yx इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x माइनस yx, तो y इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस y, तो x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y। ओके, नाउ तो हमारा केस क्या है, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। तो 0 और x कितना निकला है हमारा, y/1 माइनस y लेस देन इंफिनिटी। अगर हम किसी इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो इधर हो जाएगा 1/इंफिनिटी लेस देन 1 माइनस y/y लेस देन 1/0। दिस 0 इज नॉट एग्जैक्ट 0, क्योंकि यहाँ 0 तो हो नहीं रहा है, 0 पे इक्वल टू है नहीं, तो इसको हम 0 माइनस कह सकते हैं, यानी ये 0 प्लस कह सकते हैं, 0 के जस्ट आगे की बात हो रही है। ठीक है, तो 1/इंफिनिटी कितना हो गया, 0 लेस देन 1/y माइनस 1 लेस देन इंफिनिटी। ओके, अब 1 ऐड कर दें अगर इस इक्वेशन में हम, तो 1 लेस देन 1 बाय y लेस देन इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी होगा। 1 ऐड किया, 0 प्लस 1 1, यहाँ 1 माइनस 1 को कैंसिल किया, यहाँ इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी हो गया। अगेन रेसिप्रोकल करो, ये हो जाएगा 1/इंफिनिटी 0 1/y का रेसिप्रोकल y और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 to 1। सिमिलरली फॉर x लेस देन 0,
For x less than 0, we have fx is equal to what? X upon 1 minus x. Let y is equal to fx. तो y is equal to x upon 1 minus x. तो y into 1 y minus x, y is equal to x. तो y is equal to x plus xy. तो y is equal to x, कॉमन लिया 1 प्लस वाई, तो x कितना आया? y अपॉन 1 प्लस वाई, y अपॉन 1 प्लस वाई. अगेन हमारा x क्या है? लेस देन 0. तो नाउ x लेस देन 0 मीन्स माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन 0. x लेस देन 0 का ही मतलब होता है. तो अब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? y अपॉन 1 प्लस वाई, माइनस इंफिनिटी लेस देन 0. ओके, तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 0 इधर आएगा, 1 अपॉन 0 इस बार प्लस इंफिनिटी नहीं होगा क्योंकि ये 0 से छोटा है, तो ये निगेटिव नंबर है. तो निगेटिव 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस इंफिनिटी. ये इधर आएगा, माइनस इंफिनिटी होगा, 1 प्लस वाई अपॉन वाई लेस देन माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0. ठीक है, हम कुछ रब करते हैं. अब देखो, माइनस इंफिनिटी लेस देन 1 प्लस वाई, फिर से दोबारा लिख लेते हैं, 1 प्लस वाई अपॉन वाई लेस देन 0. तो माइनस इंफिनिटी लेस देन 1 बाय वाई प्लस वाई अपॉन वाई 1 लेस देन 0. तो माइनस इंफिनिटी माइनस 1 लेस देन 1 बाय वाई 0 माइनस 1. तो माइनस इंफिनिटी माइनस 1 माइनस इंफिनिटी होगा 1 अपॉन वाई माइनस 1. अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, तो माइनस 1 का रेसिप्रोकल माइनस 1, 1 अपॉन वाई का रेसिप्रोकल वाई, और माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0. तो अब हमें पता चल गया कि 0 x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो हमारा y कितना होगा? माइनस. एंड फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. वो तो हमारा डेफिनेशन में ही पता था कि fx कितना आया था हमारा? x अपॉन 1 प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, और x अपॉन 1 माइनस x व्हेन x लेस देन 0. तो अब हमारे पास y की क्या क्या वैल्यू आ गई? y इज इक्वल टू 0 to 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x is equal to 0, y is equal to minus 1 to 0, here minus 1 to 0 when x less than 0. जब x less than 0 हो तो y क्या हुआ? minus 1 to 0. जब x greater than 0 हो तो y 0 to 1. कंबाइन करो तो hence for all x y is equal to minus 1 to 1. तो रेंज कितना हो गया हमारा? माइनस 1 to 1. और कोडोमेन कितना हमारा? माइनस 1 to 1. हेयर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज ऑन टू. तो हमारा फंक्शन 1 1 भी था और फंक्शन ऑन टू भी था. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुम लोगों से कि मिसलेनियस एक्सरसाइज एज वेल एज एग्जांपल जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी सॉल्व है, अगर बोर्ड में आपको धमाल मचाना, अच्छे नंबर लाने हैं तो इसे अच्छे से करना है, इसे नहीं छोड़ना है. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको बोर्ड में मिसलेनियस एग्जांपल से और एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए. मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे. क्यों? क्योंकि मिसलेनियस में पूरी एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेवल होते हैं उस क्वेश्चन के. ठीक है, जैसा अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा. अब ये दूसरा क्वेश्चन, ये आसान है. तो यहाँ हमें एक फंक्शन है R2R, इसे चेक करना, ये इंजेक्टिव है. तो हम सब जान चुके हैं पिछले पार्ट में
कि इंजेक्टिव किसका दूसरा नाम है, 1 फंक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, और सर्जेक्टिव बोलता तो ऑन टू फंक्शन। फिलहाल यहां हमें सिर्फ 1 चेक करना है ना, चेक फॉर इंजेक्टिविटी। तो बताओ f(x) = x³। तो 1 कैसे चेक करते हैं, लेट f(x1) = f(x2) where x1 x2 belongs to its domain। डोमेन कितना है यहां पे हमारा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। फंक्शन के यहां पे लिखा रहता है ना, जो ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। तो अब f(x1) बाय डेफिनेशन क्या है, x1³ f(x2) क्या है, x2³। क्यूब क्योंकि ऑड फंक्शन है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होता है, निगेटिव के लिए निगेटिव होता है, इसलिए डायरेक्टली इक्वल होगा x1 = x2। हेंस फंक्शन इज 1 यानी इंजेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आसान क्वेश्चन है। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट X, कंसीडर Px। Px जो होता है क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ X। इसको पावर सेट भी कहते हैं, क्लास 11th में पावर सेट आपने पढ़ा होगा। डिफाइन द रिलेशन R इन Px एज फॉलोज। फॉर सबसेट A, B इन Px, A to B में रिलेशन है। R मीन्स रिलेशन A से B में रिलेशन है, इफ एंड ओनली इफ A सबसेट B। क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो हमने जैसा कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड में आपको समझाया कि इक्विवेलेंस मींस कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होता है अगर वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो एंड सिमेट्रिक हो। तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, रूल क्या है कि जैसे यहां पे A से B में रिलेशन है, हम ये कहें कि A, बिलोंग्स टू R। अगर A, R के अंदर मौजूद है तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिलेशन कैसा है, A सबसेट B। रिलेशन कैसा होना चाहिए, A सबसेट B। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, A इज सबसेट A बिकॉज ईच सेट is subset of itself। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, hence it is reflexive। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक कैसा होता है कि if A, B is in R, then B, A should be in R। इसका मतलब है if A is subset of B, then B is subset of A, which is not true, ठीक है। अगर A B का सबसेट है तो B A का सबसेट हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा एक ही केस में हो सकता है जब A और B सेम हो जाए। तो इसका जस्टिफिकेशन हमने लास्ट वीडियोस में बताया था कि जब भी कोई चीज रॉन्ग प्रूफ हो तो उसको जस्टिफाई करते हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ जस्टिफाई करने के लिए तो जस्टिफाई करते हैं। तो मान लो कि X जो है 1, 2, 3 का सेट इसका एक सबसेट जो है A 1, 2 है और B एक अनदर सबसेट है 1, 2, 3। तो यहां से दिख रहा है कि A जो है B का सबसेट है। सबसेट मीन्स कि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद है यानी, बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A, क्योंकि B का एलिमेंट 3 A में नहीं है। हेंस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्योंकि यह सिमेट्रिक नहीं हुआ तो हेंस R इज नॉट
इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। ठीक, यस, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सेट गिवन है, लेट दिस सेट इज ए इज 1 2 3 अप टू n। तो सारे ऑन टू फंक्शंस, क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। तो अगर हम एरो डायग्राम से इसे दिखाने की कोशिश करें तो पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो बनाने का है ए से इटसेल्फ, यानी ए से ए में कहा है। फंक्शन का नाम भी हम कुछ रख देते हैं, मान लेते हैं एफ। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 n, और इस ए में भी 1 2 3 n। तो पहले हम ऑन टू फंक्शन के बारे में जानते हैं। यहां पे ये देखो कि दोनों ही सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब ऑन टू फंक्शन हमें निकालना है। फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट इसके किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। लेट 1 का 1 से रिलेशन हो या 1 का 2 से हो, लेकिन एक एलिमेंट का इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेशन नहीं हो सकता। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, इधर का एक सिंगल एलिमेंट इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेशन नहीं रख सकता है। तो यानी 1 के पास जो चॉइस है, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर 1 टू रिलेट। तो 1 को, यानी ये जो 1 है, कितने चॉइस है रिलेट होने के लिए, n चॉइसेस हैं। ठीक, अब नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर 2 टू रिलेट। अब ऐसे बधाई, अगर 1 1 से रिलेट कर रहा है तो 2 भी 1 से कर सकता है। क्यों? इधर का 2 एलिमेंट एक से रिलेट कर सकता है। तो 2 के पास भी n ऑप्शन होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है 2 के पास भी n ऑप्शन हो जाता है, 1 के पास n ऑप्शन है, 2 के पास भी n ऑप्शन हो जाए, इसको पहले एक छोटे एग्जांपल से समझें तो जल्दी समझ में आएगा। मान लेते हैं कि यहां 1 2 3 है और यहां पे 1 2 3 है। तो मान लेते हैं कि 1 भी 1 से रिलेट कर गया, 2 भी 1 से रिलेट कर गया। अब 3 तो किसी एक से ही रिलेट कर पाएगा, है? अगर 1 भी 1 से रिलेट कर गया, 2 भी 1 से रिलेट कर गया, तो 3 के पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा रिलेट करने के लिए। सॉरी, ऑप्शन तो 2 होगा, लेकिन कर एक से ही रिलेट कर सकता है। तो इधर कोडोमेन साइड में एक एलिमेंट बच जाएगा। गौर से सुनिए, अगर मैं इस फंक्शन को मेनी वन बनाने की कोशिश करता हूं तो हमेशा कम से कम एक एलिमेंट बच जाएगा। तो ये फिर ऑन टू नहीं हो पाएगा, ये ऑन टू नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो तो रेंज हो गया 1 और 3, सिर्फ 1 3 का सेट, लेकिन कोडोमेन 1 2 3 है, तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पाया। तो यानी ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसे ऑन टू होने के लिए 1 1 होना भी जरूरी होगा। ठीक है, तो 1 अगर 1 से हुआ तो 2 3 से हो जाए, 3 2 से हो जाए, चलेगा। तो यहां पे हम एक नोट करके लिख लेते हैं, ये आप लोग को नोट रखना है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, जब दोनों इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो कोई भी फंक्शन 1 1 तभी होगा अगर वो ऑन टू होगा। इफ f is a function in a to a, ठीक है, then f will be onto if and only if f is 1 1। अगर डोमेन और कोडोमेन इक्वल है तो कोई फंक्शन ऑन टू तभी हो सकता है अगरचे वो फंक्शन 1 1 भी है। क्या कहे, फिर से सुनिए, अगर डोमेन और कोडोमेन इक्वल है तो एक फंक्शन f
ऑन टू तभी हो सकता है अगर वो फंक्शन 1 1 भी हो। तो 1 1 होने के लिए अगर 1 1 से रिलेट कर गया, अब 2 1 से रिलेट नहीं कर सकता है। क्यों? अगर 1 1 से रिलेट कर गया, 2 1 से रिलेट कर गया, तो क्या बन जाएगा? मेनी वन फंक्शन। तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर 2 टू रिलेट इज इक्वल टू n-1। यहां पे ये नोट हम पहले लिख देंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त भी, ठीक है। इस क्वेश्चन के शुरुआत में ये डायग्राम बनाने के बाद ये नोट लिख देंगे ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि हम इस बात को समझ पा रहे हैं। और 1 1 होने के लिए शर्त है कि फर्स्ट के पास जितना चॉइस होगा, सेकंड के पास उससे एक चॉइस कम होना पड़ेगा, क्योंकि वो चॉइस ब्लॉक हो जाएगा, वो चॉइस ब्लॉक हो जाएगा। तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर 3 टू रिलेट कितना हो जाएगा? एक और चॉइस ब्लॉक हो जाएगा, यानी अब 2 चॉइस ब्लॉक हो जाएगा, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट के लिए सिर्फ एक चॉइस बचेगा। नंबर ऑफ चॉइस फॉर n टू रिलेट इज इक्वल टू 1। कितना चॉइस हो जाएगा इसको? 1। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू, बल्कि ये ऑन टू फंक्शन ही है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 1। तो दिस इज n फैक्टोरियल। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। क्या आंसर होगा? n फैक्टोरियल। इस केस के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनने? n फैक्टोरियल। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 में ये 2 सेट है और 2 फंक्शन a टू b में डिफाइंड है, ठीक है। और fx और gx का डेफिनेशन दिया हुआ है, पूछा है कि क्या f एंड g इक्वल है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि 2 फंक्शन इक्वल कब होता है। 2 functions are equal if f x is equal to gx for all x। x की सारी वैल्यू के लिए fx और gx इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हियर fx is equal to x स्क्वायर माइनस x। तो x कहां से लाएंगे हम? डोमेन से। x बिलोंग्स टू a। तो अगर हम x की वैल्यू को -1 चूज करें, x की वैल्यू को -1 चूज करें, तो क्या आंसर आएगा? -1 स्क्वायर -1, दैट इज 1 -1 0। ओके, सही है ना। x की वैल्यू सबसे पहले -1 लिया, क्योंकि x की वैल्यू a में से आना है, तो -1 रखने से 0 आ गया। f 0, x को 0 रखो तो 0 स्क्वायर -0 इज इक्वल टू 0। फिर f 1 स्क्वायर -1 अगेन 0। f2 कितना होगा? 2 स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 2। x को एक बार -1 रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, ठीक है। अब सिमिलरली gx कितना है हमारा? 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस हाफ -1। नाउ यहां पे भी x कहां से बिलोंग करता है? x को a से ही लेना है, x बिलोंग्स टू a। तो a में सबसे पहली वैल्यू -1 है, तो g -1 कितना हो जाएगा? 2 मॉडुलस ऑफ -1 -1/2 -1। दिस इज 2 मॉडुलस -3/2 1। तो 2 इंटू -3/2, मॉडुलस में तो ये प्लस हो जाएगा, मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। -1, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 - 1 कितना हो गया? 2 हो गया। सॉरी बॉस, यहां एक गलती हुई है, -1 है। क्या गलती हुई है? x की वैल्यू कितनी थी? -1, तो ये हो गया 1 + 1 2। तो पहली वैल्यू मैच कर गई, ठीक है।
तो एंड उसके बाद फिर हमें क्या देखना है कि जैसे -1 पे तो इक्वल हो गया, लेकिन इक्वल होने के लिए सारे x के लिए fx और gx इक्वल होना चाहिए। अभी तो बस एक वैल्यू के लिए इक्वल हुआ है। अब 0 के लिए चेक करते हैं, g0 तो कितना हो जाएगा 2, 0 माइनस हाफ -1, 2 इंटू हाफ -1 इज इक्वल टू 0। 0 के लिए भी इक्वल हुआ है ना। नेक्स्ट किसके लिए चेक करना है, 1 के लिए ना, g1 2, 1 माइनस हाफ -1 दैट इज 2 इंटू हाफ -1 अगेन 0। तो f1 भी 0 था, g1 भी 0 आ गया। एंड लास्ट वन इज g2, तो 2 माइनस हाफ -1 तो 2 इंटू 3/2 -1, 3 माइनस 1 इज 2। तो f2 भी 2 है, g2 भी 2 है। तो hence we can say that कि fx is equal to gx for all x belongs to a। देखो f-1 g-1 इक्वल है, f0 g0 इक्वल है, f1 और g1 इक्वल है, f2 और g2 इक्वल है। तो hence f and g are equal, proved। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक सेट A है 1, 2, 3, then number of relation containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। okay, तो let's see कि कितने रिलेशन हो सकते हैं। एक रिलेशन हम बनाते हैं R1 रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1 भी मौजूद होना चाहिए, 2, 2 भी मौजूद होना चाहिए, 3, भी मौजूद होने चाहिए। उसके बाद सिमेट्रिक करना है और शर्त ये है कि 1, 2 और 1, 3 मौजूद होना चाहिए। तो ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया, रिफ्लेक्सिव के लिए ये पार्ट मौजूद होने चाहिए। अब सिमेट्रिक होने के लिए और शर्त भी एक्स्ट्रा कि 1, 2 और 1, 3 इसके अंदर होना चाहिए। तो मैंने 1, 2 और 1, 3 इंक्लूड कर दिया। तो इसका मतलब है कि 2, 1 भी इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए और 3, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, अब साथ में ये भी देखना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हम ये देखें कि अगर हमारा कोई रिलेशन जो है A to A है तो उसमें कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा रिलेशन जो होगा वो ये होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3। 1 जो है सबसे रिलेट कर गया, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। इतने पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी भी रिलेशन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। फिलहाल इसमें कितने आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 2 एलिमेंट है वो इसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। क्या मैं इसे यहीं पे स्टॉप कर सकता हूं? यहां पे अगर स्टॉप करूंगा तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव का डेफिनेशन में है कि आप एक ऑर्डर पेयर पकड़ें और देखें वो ऑर्डर पेयर सॉरी किससे एंड हो रहा है, 1 से एंड हो रहा है, तो 1 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट ढूंढें ऑर्डर पेयर। तो ये है, तो इसमें ये 1 जो इसका एंड हो रहा है जहां और जहां ये शुरू हो रहा है, दोनों को कैंसिल करें तो क्या बनेगा 1, 2 जो इसके अंदर है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव है। और 1, 3 तो 1 और 1 कैंसिल होकर के 1, 3 बनेगा जो इसके अंदर मौजूद है और कोई अदर ऑर्डर पेयर नहीं है जो 1 से एंड हो रहा है। अब 2, 2 से एंड हो रहा है और 2 से ये शुरू हो रहा है, तो 2, 1 2 और 2 कैंसिल करेंगे क्या बनेगा 2, 1 यही है मौजूद है और 2 से और कोई शुरू नहीं हो रहा है। 3,
3,1, 3 और 3 कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा 3,1 जो इसके अंदर मौजूद है। 1,2, 2 से एंड हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, 2 और 2 को कैंसिल करेंगे 1,1 मौजूद है। ठीक है, अब देखो और कोई 2 से शुरू हो रहा है तो ये हो रहा है 2 से शुरू, तो 2 और 2 को कैंसिल करोगे तो 1,2 ये मौजूद है। 1,3, 3 से एंड हो रहा है ये, और तो 3 से शुरू हो रहा है ये, तो 3 और 3 कैंसिल करोगे 1,1 मौजूद है। 1,3, 3,3, 3 और 3 को कैंसिल सॉरी 1,3 मौजूद है। सिमिलरली सारे को चेक कर सकते, ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव भी है। अब अगर ये ट्रांजिटिव भी है तो हमें लेकिन प्रूव करना नॉट ट्रांजिटिव, तो हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट इसके अंदर डालना पड़ेगा जो इसे ट्रांजिटिव नहीं बनाता हो, ट्रांजिटिव नहीं बनाता। तो अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट यहां हो चुके हैं, 1, 1 हो चुका है, 2, 2 हो चुका है, 3, 3 हो चुका है, फिर 1, 2 मौजूद है, 2, 1 मौजूद है, 1, 3 मौजूद है, 3, 1 मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो ऑप्शन है कि 2, 3 और 3, 2 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो अब हम किसी एक को रख के देखते हैं कि अगर 2, 3 रखेंगे तो फिर 3, 2 भी लाना ही पड़ेगा हमें। अगर हम 2, 3 रखेंगे तो 3, 2 भी लाना पड़ेगा, क्योंकि इसको सिमेट्रिक भी होना है। ठीक है, तो यस यहां पे अभी हमने कंप्लीट चेक नहीं किया, सॉरी, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो अंत तक जाना चाहिए था, अगर हम अंत तक नहीं गए तो देखो यहां गड़बड़ होने लगा था। 3,1 और 1,2 को देखो गौर से। ठीक है, 3,1 और 1,2 ये 1 से एंड हो रहा है और ये 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 और 1 को कैंसिल करेंगे तो 3,2 जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। और सिमिलरली इसमें भी यही केस हो रहा है, 2,1, 1 से 1 को कैंसिल करो, 2,3 मौजूद नहीं है। तो ये जो रिलेशन है हमारा, दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। बाय लिख भी लो इस चीज को ताकि याद रहे, बिकॉज फॉर 2,1 and 1,3 in R does not contain 2,3 in R। 2,1, 1,3 R में, लेकिन 2,3 R में नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ये एक रिलेशन बना। अब दूसरा रिलेशन क्या है, क्योंकि इतना तो कंपलसरी, इतना एलिमेंट होगा तभी ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा इन दोनों के साथ। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए इतना कंटेन होना चाहिए, और 1, 2 और 1, 3 तो लेना हमारा क्या कंडीशन है, मजबूरी है। तो और इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा, इतने तो होने ही होने चाहिए थे, इससे कम नहीं हो सकते। अब हम R2, अगर हमने 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, 3,3, 1,2, 1,3, 2,1, 3,1। अब हमें सिर्फ 2 एलिमेंट और एक्स्ट्रा में बचे हुए हैं, तो इसे भी इंक्लूड करना है। तो मान लेते हैं कि एक बार हम एक ही को इंक्लूड करते हैं, 2,3। अगर मैं सिर्फ 2,3 इंक्लूड करके रह जाऊं तो ये फिर सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। सिमेट्रिक होने के लिए इसके अंदर 3,2 भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। क्यों अब ये ट्रांजिटिव क्यों हो गया? क्योंकि जो चीज इसे ट्रांजिटिव होने से रोक रहा था वो अब इसके अंदर मौजूद है। तो हमें कौन सा रिलेशन चाहिए? जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसा एक ही रिलेशन हमारे पास आ रहा है।
कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और इस दोनों एलिमेंट को कंटेन करता हो और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो अब हम क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखते हैं कितने जो है रिलेशन हमारे इक्विवेलेंस हैं, ठीक है। तो जिसमें 1,2 कंटेन हो, तो हम एक रिलेशन बनाते हैं, मान लेते हैं R1। तो इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1, 2,2 और 3,3 नेसेसरी है कि इसके अंदर होना ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 1,2 ये हमारी मजबूरी है इसे देना है, क्योंकि ये कहा है कि ये होना चाहिए इसके अंदर। तो सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 होना चाहिए। फिलहाल हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव भी है कि नहीं है। तो सेम वैसे अगर हम चेक करें तो 1, 1, 1, 2, तो 1 से 1 कैंसिल होकर के 1, 2 मौजूद है। उसके बाद 2, 2, 2, 1, 2 से 2 कैंसिल करके 2, 1 मौजूद है। 3,3 तो 3 से कोई शुरू ही नहीं हो रहा है। 1,2, 2,2 तो 2 से 2 कैंसिल करो, 1,2 मौजूद है। 1,2, 2,1, 2 कैंसिल 1,1 मौजूद है। 2,1, 1,1, 2,1 मौजूद है। दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन तो ये बन गया जो कि इक्विवेलेंस है, ठीक है। दूसरा R2, इतने तो नेसेसरी होने चाहिए। और मैंने ये भी कहा है कि ये जो A से A में रिलेशन बनाएंगे इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ओके, तो अब देखो 1, 1 तो आ चुका है, 1, 2 आ चुका है, 2, 1 आ चुका है, 2, 2 आ चुका है, 3, 3 आ चुका है। अब हमारे पास 1, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 2 का ऑप्शन बचा हुआ है। तो इतने तो लेने ही लेने हैं हमारे पास। 1,1 लेना ही लेना है, 2,2 लेना है, 3,3 लेना है, 1,2 लेना है, 2,1 लेना है। और एक एलिमेंट और हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन इसे भी इंक्लूड कर लेते हैं 1,3 को। जैसे ही 1,3 को इंक्लूड करेंगे तो सिमेट्रिक होने के लिए 3,1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन को देखो कि 1,3 इंक्लूड करते ही एक दिक्कत आएगी क्या? 1 और 1 को कैंसिल करोगे तो 2,3 नहीं है, और 2,3 नहीं होने की वजह से ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा, इक्विवेलेंस नहीं हो पाएगा। तो आपको 2,3 भी डालना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। देख रहे ना, 2,3 भी डालना पड़ेगा। तो फिर अब 2,3 का उल्टा भी डालना पड़ेगा ताकि ये सिमेट्रिक हो जाए। तो कितने एलिमेंट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे ही इसके अंदर। अब यानी कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास, सब आ गए। तो दूसरा इक्विवेलेंस ये है। दूसरा इक्विवेलेंस क्या है? ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन होगा कि कौन कौन ऑप्शन है? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन क्या है? 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, तो दो ही ऑप्शन हुए, R1, R2, दो ही ऐसा रिलेशन हो सकता है कि जो इक्विवेलेंस हो। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फिर हम गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि अब तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। हमने सॉल्व एग्जांपल नहीं किया है, सिर्फ एक्सरसाइज की है। सॉरी, जो अनसॉल्व था, सॉल्व ऑलरेडी सॉल्व है, आप उसे देख सकते हैं, आपके बुक में मौजूद है। हमने अनसॉल्व को ही सॉल्व किया है। तो 5 पार्ट हो गए इस वीडियो के। इस पांचों पार्ट को अच्छे से देखना है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करें, तो हम कोशिश करते हैं आपके डाउट को क्लियर करने का। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, ये नहीं कि स्किप कर करके देखना है। इससे क्या होगा, बीच बीच में जो कुछ हमने बताया आपको इंपॉर्टेंट बातें वो रह जाएंगी। और फिर एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें
और सब्सक्राइबर बढ़ाएं आप हमारा, और इसे शेयर भी करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको पता चल जाए कि वीडियो डल चुका है। अब हम अगले सीरीज लाएंगे इनवर्स फंक्शन की, मतलब इनवर्स फंक्शन नहीं, सॉरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 2 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।